नमस्कार। करंट अफेयर्स के आज के इस सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी यात्रा हो रही है मॉरिशस की। तो 11 मार्च से ये यात्रा जो है शुरू हुई है और 2 दिनों की यात्रा है। और इस दौरान काफी सारी खबरें जो हैं मॉरिशस में जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो डील किया गया है, जो नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, उसको लेकर के आ रही हैं। तो आज के इस जो सत्र है उसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आखिर भारत के लिए मॉरिशस की भूमिका क्या है, क्यों जरूरी है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मॉरिशस का क्या महत्व है भारत के लिए। तो हम लोग यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मॉरिशस और भारत के रिश्ते कितने पुराने हैं, कब से हैं, और जो रिश्ते हैं उसके नए नए आयाम क्या हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है जिसको कि आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की जो मॉरिशस यात्रा है वो 11 मार्च को शुरू हो चुकी है और 2 दिनों की इस यात्रा के दौरान काफी सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स पर जो है साइन किए गए हैं। काफी सारा जो प्रोग्राम भारत के द्वारा कई सारे प्रोग्रामों की वहां पर शुरुआत भी की गई है। तो यहां पर आप देखोगे कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वहां का जो नेशनल डे है, याद रखिएगा, जो वहां पर मॉरिशस का जो नेशनल डे सेलिब्रेशन होता है 12 मार्च को, उसके चीफ गेस्ट भी बनाए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो मॉरिशस का नेशनल डे बनता है वो कब बनता है, 12 मार्च को। और इसके पीछे भी कहानी है कि आखिर 12 मार्च को ही मॉरिशस का नेशनल डे क्यों मनाया जाता है। इसके बारे में भी हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ेंगे अभी दोनों देशों के रिश्ते की, तो उसको मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करूंगा। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 12 मार्च को, यानी कि जब मॉरिशस का नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वहां पर आप देखोगे कि जो पीएम है हमारे देश के, यानी कि नरेंद्र मोदी, वो वहां के क्या बनाए गए हैं, चीफ गेस्ट। तो ये सारी बातें पहले आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम मॉरिशस की बात करें, क्यों मॉरिशस जो है भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप देखोगे इसको हम लोग मैप से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि जो मॉरिशस है वो क्या है, उसका जो लोकेशन है, यानी कि जिस तरीके से आप देखोगे हिंद महासागर में उसका लोकेशन है, वो लोकेशन भारत के लिए मॉरिशस को क्या बनाता है, काफी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा कि जो मॉरिशस जो है वो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की हिंद महासागर में जो रणनीति है उसमें आप देखोगे मॉरिशस का बहुत ही बड़ा रोल है, योगदान है, उसका स्थान है। और इसलिए हमारे रिश्ते मॉरिशस के साथ अच्छे होने चाहिए, ये भी बहुत ही जरूरी है। तो भारत की जो भी नीति है हिंद महासागर को लेकर के, इंडियन ओशियन को लेकर के, जिस तरीके से चीन का फुटप्रिंट हिंद महासागर में बढ़ रहा है, इंडियन ओशियन में बढ़ रहा है, और उसके फुटप्रिंट को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, चीन के प्रभाव को कम करने के लिए आप देखोगे जो हमारी रणनीति है, जो हमारी स्ट्रेटजी है, उसमें मॉरिशस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कैसे, ये हम लोग आगे चल करके देखेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर हम मॉरिशस की बात करें तो पश्चिमी हिंद महासागर क्या कहा जाता है, ये कहां पर स्थित है, तो पश्चिमी हिंद महासागर यानी कि जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन है उसका ये देश है, छोटा सा एक द्वीप देश। लेकिन अगर आप देखोगे कि पहले हम लोग इसका लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि हाँ मॉरिशस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप देखोगे ये रहा, आप देखोगे कि यहां पर है आपका मॉरिशस, छोटा सा द्वीप, एकदम छोटा सा द्वीप। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास मैप होगा तो आप मैप में भी क्या करेंगे, जाकर के मॉरिशस को वहां पर चिन्हित करेंगे। तो अगर आप देखोगे मॉरिशस की अगर हम बात करते हैं तो एक छोटा सा द्वीप है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉरिशस। और थोड़ा सा अगर हम, तो कहां पर है ये, वेस्टर्न इंडियन ओशियन में। और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत का जो हिंद महासागर में जो भी हमारी स्ट्रेटजी है उसको इंप्लीमेंट करने में कुछ देश काफी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, स्थान रखते हैं। उसमें से एक देश है कौन, आपका मॉरिशस। तो एक आइलैंड कंट्री। अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से मालदीव हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारी सुरक्षा के लिए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप देखोगे ट्रेड जो रूट है वो मालदीव के पास से होकर के गुजरता है। उसी तरीके से जो मॉरिशस है वो भारत का जो फुटप्रिंट है, भारत का जो इंडियन ओशियन को लेकर के रणनीति है, उसको पूरा करने में भी क्या करता है, मदद करता है। हम जानते हैं ना, मैंने आपसे कई बार बातें की हैं कि जिस तरीके से भारत यहाँ पर
एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाना चाहता है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है? भारत चाहता है कि इंडियन ओशियन में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में वही उभरे, और भारत इंडियन ओशियन के जो भी कंट्रीज हैं, ऐसे देश जिनकी सीमा किससे लगती है? इंडियन ओशियन से लगती हैं, उनके जो सिक्योरिटी नीड्स हैं उसको भी पूरा कौन करे? तो भारत करे। तो भारत चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र में जो है उसका प्रभाव बना रहे, वो उसमें इजाफा हो, और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की क्या है, वो भूमिका में आए। ठीक है। और ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका है, भारत तभी अदा कर सकता है जब इंडियन ओशियन के जो छोटे छोटे द्वीप देश हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, वो भारत पर भरोसा करते हों, भारत के साथ उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा हो। और भारत जो है, रिलेशनशिप अच्छा होगा तभी तो जाकर के वो क्या करेंगे, भारत से हथियार खरीदेंगे, या फिर उनको जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए भारत सरकार की क्या करेंगे, मदद मांगेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो पूरा का पूरा मैप है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे तो मालदीव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सेशल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेडागास्कर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से वेस्टर्न इंडियन ओशियन में हम अगर देखें तो मॉरिशस भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये मैप आपको बहुत कुछ समझा देगा कि क्यों हमें मॉरिशस के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखने की और उसे और आगे बढ़ाने की क्या है, जरूरत है। तो मैप आप जरूर यहां पर ध्यान से देखेंगे। इससे पहले आप देखोगे यूट्यूब पर मैंने चागोस आइलैंड को लेकर के भी एक वीडियो बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे कि चागोस आइलैंड पर, है ना, जिस तरीके से यूके के साथ डील हुई है, किसकी, मॉरिशस की। मॉरिशस क्या बोलता है कि चागोस आइलैंड किसका है, मॉरिशस का है, और यूके के द्वारा उस पर अपना कंट्रोल रखा गया था। लेकिन फिलहाल यूके ने जो है चागोस आइलैंड को जो है किसको देने का बात कही है, मॉरिशस को। ओके, तो आप देखोगे कि इस मामले में भी भारत ने जो है मॉरिशस का जो है शुरू से ही साथ दिया है। तो वो वाला वीडियो जो है चागोस आइलैंड को लेकर के, है ना, डियागो गार्सिया को लेकर के, उसको जाकर के आपको जरूर एक बार देख लेना है इसी टॉपिक के साथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिख जाएगा कि हाँ, आखिर मॉरिशस जो है क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है। मैंने क्या कहा कि रणनीतिक तौर पर अगर देखा जाए, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मॉरिशस हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। लेकिन अगर हम मॉरिशस के लोगों की बात करें, शुरुआत से ही, जब से मॉरिशस आजाद हुआ है 1968 से, उसके बाद से अगर आप देखोगे कि जो मॉरिशस के साथ हमारे संबंध है वो काफी अच्छे रहे हैं। आप बार बार सुनते होंगे कि मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट है वो भारत की यात्रा पर हमेशा आते रहते हैं, भारत के नेता जो है मॉरिशस की यात्रा पर हमेशा जाते रहते हैं, है ना। और आप देखोगे कि जो मॉरिशस की आबादी है, लगभग लगभग मॉरिशस की आबादी कितनी है, 1.2 मिलियन के आसपास। याद रखिएगा, 1.2 मिलियन के आसपास क्या है, आबादी है किसकी, मॉरिशस की। और उसमें से जो 70% आबादी है वो किसकी है, इंडियंस की है। यानी कि इंडियन ओरिजिन के पीपल वहां पर काफी भारी मात्रा में रहते हैं। खास करके यूपी और बिहार से जो लोग वहां पर मजदूरी करने के लिए गए, मजदूरों के रूप में गए, है ना, गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए, वो उसमें से आप देखोगे 60 to 70% लोग वहीं पर बस गए, वो वापस नहीं आए। और आज वही जो है वहां की आबादी का लगभग 70% क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो आप देखोगे कि पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट ऑलरेडी भारत और मॉरिशस के लोगों के बीच में क्या है, काफी अच्छा है। और भारत का संबंध भी जो है मॉरिशस के नेताओं के साथ काफी अच्छा है, और एक कंट्री के रूप में उनके साथ हमारा संबंध काफी अच्छा है। उसमें सबसे अहम जो भूमिका निभाती है वो वहां की पॉपुलेशन। और मैंने क्या कहा, वहां की डेमोग्राफी को अगर आप देखोगे, वहां के पॉपुलेशन को अगर आप देखोगे, तो 70% जो है वो क्या है, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया और मॉरिशस के बीच में अगर हम रिश्तों की बात करें, तो मॉरिशस की आजादी के बाद से ही भारत और मॉरिशस के जो रिलेशनशिप है वो हमेशा अच्छे रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे कि चाहे वहां पर गवर्नमेंट किसी की भी हो, कोई भी पार्टी वहां पर गवर्नमेंट में हो, उनके साथ भारत के, वो क्या करते हैं, भारत के साथ अपने संबंधों को हमेशा ऊंचाई पर रखे हुए हैं, अच्छे तरीके से क्या करते हैं, बना करके रखे हुए हैं। मालदीव की तरह नहीं। मालदीव में आप देखोगे कि एक पार्टी का शासन आता है तो वहां पर वो भारत के पक्ष में रहता है, जब वहां पर दूसरे पार्टी का शासन आता है तो चीन के पक्ष में हो जाता है। तो ये इस तरह की वोलेटिलिटी जो है, जो बदलाव है, आप देखोगे कहां देखने को मिलता है, मालदीव जैसे देशों में। लेकिन अगर हम मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस में अभी जो पार्टी है, लेबर पार्टी का वहां पर क्या है, शासन है। तो चाहे लेबर पार्टी वहां पर सत्ता में रहे
या फिर जो मेन अपोजिशन पार्टी है वो सत्ता में आ जाए, कोई भी पार्टी वहां पर रहे, आप देखोगे भारत के साथ उसने अपने संबंधों को क्या किया है, मजबूत ही किया है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है बात है जिसको कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो अभी आप देखोगे कि वहां पर जो गवर्नमेंट के हेड हैं उनको कौन है, नवीन चंद्र राम गुलाम, ठीक है ना, राम गुलाम। तो आप देखोगे जो नवीन चंद्र राम गुलाम है उनकी जो पार्टी है कौन है, लेबर पार्टी। और चाहे ये सत्ता में रहे चाहे दूसरी पार्टी सत्ता में रहे, सभी लोग जो है भारत के साथ अपने संबंधों को क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं, और भारत के साथ उन्होंने संबंधों को क्या रखा है, अच्छा रखा है। तो यहां तक तो हो गई कि मॉरिशस कहां पर स्थित है, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन हमने समझा, वेस्टर्न इंडियन ओशियन में। मैप आपको बहुत ही ध्यान से देख लेना है। और हमने ये भी समझा कि हाँ, वहां के पॉपुलेशन में 70% से ज्यादा आबादी किसकी है, तो इंडियन ओरिजिन के लोगों की है। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, आखिर ये मॉरिशस में इतने सारे इंडियंस कैसे पहुंच गए, और आजादी के बाद किस तरीके से मॉरिशस के साथ हमारे संबंध आगे बढ़े हैं। तो अगर हम देखें तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़े से मॉरिशस एज अ आइलैंड कंट्री के रूप में मॉरिशस किस तरीके से उसका उदय हुआ, किस तरीके से वहां पर लोग आए। तो आप देखोगे कहा जाता है कि जो मॉरिशस है, अगर हम 17वीं शताब्दी की बात करें, है ना, 17th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप देखोगे कि ब्रिटिश कॉलोनी बनने से पहले जो मॉरिशस था वो फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था। कौन सी कॉलोनी हुआ करता था, फ्रेंच कॉलोनी। बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनसे इसको ले लिया। तो शुरुआत में अगर आप देखोगे कि ब्रिटिश कॉलोनी बनने से पहले जो मॉरिशस का पूरा जो वो क्या था, फ्रेंच कॉलोनी के रूप में था। और जब फ्रेंच का वहां पर शासन था, फ्रेंच कॉलोनी के रूप में मॉरिशस था, तो सबसे पहले आप देखोगे कि फ्रेंच रूल के दौरान 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में आप देखोगे कि भारत का जो एक हमारा क्षेत्र है कौन, पुडुचेरी, जहां पर भी पहले फ्रेंच का क्या करता था, शासन करता था। पुडुचेरी से आप देखोगे कि कुछ लोगों को ले जाकर के वहां पर क्या किया गया था, बसाया गया था। ये वो लोग थे जो कि वहां पर मजदूरी करने गए थे, है ना। जैसे वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर की कमी थी, तो क्या किया गया, पुडुचेरी से जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनको ले जाया गया। और जो भी लोग वहां पर गए उनमें से अधिकतर लोग वहीं पर क्या हो गए, बस गए। तो भारतीयों के मॉरिशस में जाने का जो आप देखोगे कि शुरुआत है वो कब होती है, जब मॉरिशस जो है एक फ्रेंच कॉलोनी के रूप में था। और ड्यूरिंग द फ्रेंच रूल आप देखोगे 17th सेंचुरी की ये बात है, वहां पर जो है पुडुचेरी से जो है आप देखोगे कि कुछ मजदूरों को वहां पर ले जाकर के बसाया गया। और ये पहला आपको एविडेंस मिलेगा कि जब इंडियंस जो है वहां पर जाकर के काम करने के लिए गए और वहीं पर वो जाकर के बसना उन्होंने शुरू कर दिया। तो याद रखिएगा कि राजमिस्त्री या फिर कारीगरी के रूप में कुछ लोग पौंडीचेरी से फ्रेंच रूल के दौरान ले जाए गए थे, जो वहीं पर उन्होंने बसना शुरू कर दिया। आगे चल करके आप देखोगे जैसा कि मैंने कहा कि फ्रेंच कॉलोनी था ये, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उसको क्या किया, टेक ओवर कर लिया। यानी कि आगे चल करके 18वीं शताब्दी में अगर आप देखोगे तो मॉरिशस जो है क्या रहा, एक जो ब्रिटिश कॉलोनी है उसके रूप में उसकी पहचान बनी। और जब ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में उसकी पहचान बनी तो आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया, भारत से भारी मात्रा में मजदूरों को ले जाकर के वहां पर बसाया। ठीक है, तो आप देखोगे कि 500,000 है ना वर्कर्स, क्या कहा जा रहा है कि अंडर द ब्रिटिश रूल, है ना, 1834 से लेकर के आप देखोगे अर्ली 1900 तक, 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक आप देखोगे कि वहां पर भारत के अलग अलग जगहों से क्या किए गए, लोगों को ले जाकर के वहां पर बसाया गया। जिसमें शुरुआत कहां से हो रही है, पुडुचेरी से कुछ लोगों को ले जाकर के फ्रेंच वहां पर बसा रहे हैं। लेकिन जब ब्रिटिशर्स का वहां पर शासन आया तो आप देखोगे बिहार से, यूपी से बहुत सारे जो गिरमिटिया मजदूर हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, गिरमिटिया, है ना, मजदूर, इंडेंचर वर्कर। इंडेंचर वर्कर का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे वर्कर जो किसी अनुबंध पर वहां पर गए हैं। अनुबंध का मतलब क्या है कि गिरमिट क्या था, एक अनुबंध था जिसको साइन करके बहुत सारे मजदूर कहां गए थे, दूसरे देशों में काम करने के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत के मजदूरों के साथ क्या किया, एक अनुबंध किया, है ना, कि आप 2 सालों के लिए, 4 सालों के लिए कहां जाएंगे, मॉरिशस जाएंगे, और फिर वापस आपको ले जाया जाएगा।
इसी अनुबंध के कारण आप देखोगे कैरेबियन कंट्री में भी भारतीयों को, मजदूरों को बिहार से, यूपी से ले जाकर के क्या किया गया था, वहां पर काम करने के लिए, गन्ने की खेती के लिए या फिर चाय के बागान लगाने के लिए हम लोग लेकर के गए थे। ब्रिटिशर्स क्या करके लेकर के, ब्रिटिशर्स जो है लेकर के गए थे। और जो लोग गए, अनुबंध तो खत्म हो गया, लेकिन आप देखोगे टाइम लिमिट तो खत्म हो गया, लेकिन आप देखोगे वो वहीं पर बस गए। कैरेबियन कंट्री में भी आप देखोगे बहुत ऐसे भारतीय बसे हुए हैं। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो मॉरिशस में भी 1834 से लेकर के अर्ली 1900 सेंचुरी में आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा भारी मात्रा में, कहा जाता है 500,000 इंडियंस, यानी कि लगभग 50 लाख के करीब, 50 लाख के करीब आप देखोगे कि सॉरी 5 लाख के करीब, 50 लाख नहीं, कितना, 500,000 का मतलब कितना होता है, 5 लाख। तो 5 लाख के करीब मजदूर यूपी से, बिहार से और अलग अलग हिस्सों से क्या किए गए, अनुबंध पर कहां भेजे गए, मॉरिशस भेजे गए। और उसमें से आप देखोगे 1/3 के करीब, यानी कि 60 to 70% जो मजदूर हैं वो मॉरिशस से कभी वापस लौटे ही नहीं, यानी कि वो वहीं पर बस गए। और उन्हीं के आप देखोगे वंशज आज वहां पर क्या चला रहे हैं, शासन चला रहे हैं। वहां की आबादी का 70% हिस्सा जो है बने हुए हैं। तो आपको समझना है कि जो पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट वहां पर इतना अच्छा है हमारा, और क्या मॉरिशस का, उसमें जो भारतीय कम्युनिटी के लोग वहां पर हैं जो कि 70% के आसपास हैं, उनका जो है क्या है, बहुत बड़ा रोल है। तो मैंने क्या कहा, हम लोग एक समराइज कर लेते हैं इसको। मैंने कहा कि जब ये फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था तो आप देखोगे अर्ली 1700 में एविडेंस मिलते हैं कि पुडुचेरी से कुछ मजदूरों को ले जाकर के वहां पर क्या किया गया, बसाया गया, जो एक्चुअली में क्या थे, राजमिस्त्री हुआ करते थे, मतलब बिल्डिंग विल्डिंग बनाने में जो वर्कर का काम करने वाले थे, वो लोग भी वहां पर गए और वो भी वहां पर बस गए। आगे चल करके जब ये ब्रिटिश कॉलोनी बना बसा तो वहां पर आप देखोगे जो इंडेंचर्ड वर्कर हैं, अनुबंध पर कुछ वर्कर को क्या किया गया, वहां पर ले जाया गया, यूपी से, बिहार से, है ना। और वो भी जो गए उनमें से 2/3 यानी कि 60 से 70% के बीच में जो मजदूर वहां पर गए थे वो मॉरिशस में ही बस गए, वो वापस बिहार या यूपी नहीं आए। और आप देखोगे कि वही लोग जो वहां पर 70% आबादी क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में भारतीय वहां पर किस तरीके से बस गए हैं। ठीक है, आप देखोगे जैसे कि मैंने कहा कि 12 मार्च जो है क्या है, 12 मार्च जो है क्या है, आपका जो मॉरिशस उसका क्या है, नेशनल डे है, नेशनल डे है। तो 12 मार्च मॉरिशस का नेशनल डे है, इसके पीछे भी एक कहानी है। देखिए, हम भारतीयों के लिए हमारे सबसे बड़े जो लीडर हैं, फ्रीडम फाइटर, कौन, हमारे महात्मा गांधी। और वहां मॉरिशस में भी आप देखोगे महात्मा गांधी को बहुत ही पूजनीय तरीके से देखा जाता है, बहुत ही उनका क्या है, सम्मान है। अगर देखा जाए तो क्यों सम्मान है, क्योंकि कहा जाता है कि आप देखोगे जब महात्मा गांधी जो है, जब इंडिया साउथ अफ्रीका से कहां जा रहे थे, भारत, 1901 की ये घटना है ना। तो जब आप देखोगे साउथ अफ्रीका से, है ना, भारत जा रहे थे, तो थोड़े समय के लिए आप देखोगे कि मॉरिशस में महात्मा गांधी रुके, महात्मा गांधी वहां पर ठहरे हुए थे। और जो शॉर्ट पीरियड के लिए वहां पर उन्होंने वो रुके थे, और वहां पर जो भारतीय रह रहे थे उनसे उन्होंने क्या की थी, बातचीत की थी। और वहां पर उन्होंने उनको 3 मंत्र दिए थे, यानी कि जो मॉरिशस में रहने वाले भारतीय जो वहां पर मजदूरी करने गए थे और जो वहीं पर बस गए थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी की। और उन्होंने उन्हें जो है उस देश में रहने के लिए 3 मंत्र दिए। क्या कहा गया कि उन्होंने कहा कि 3 ट्रांसफॉर्मेटिव मैसेज उन्होंने क्या किया, वर्कर को, इंडियन वर्कर को दिया। और पहला वो मैसेज क्या था कि द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। उन्होंने कहा कि आप यहां पर मजदूरी करने जरूर आए हैं, लेकिन जो मजदूरों के बच्चे हैं, आपको अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो पहला मैसेज क्या था, द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप एजुकेट होइए, जो बच्चे आपके हैं उनको क्या कीजिए, एजुकेट कीजिए। दूसरा, पॉलिटिकल इंपावरमेंट। उन्होंने क्या कहा कि भले ही आप इस देश में बाहर से आए हुए हैं, लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए कि राजनीतिक रूप से, यानी कि पॉलिटिकली आप क्या हो, इंपावर हो। और आप देख रहे हैं ना कि मॉरिशस में किसी भी पार्टी की सत्ता हो, जो वहां का सबसे सर्वोच्च लीडर है वो कौन बनेगा, कोई भारतीय ही, है ना। आज भी आप देखोगे कि वहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, है ना, नेशनल हेड हैं, वो कौन है, भारतीय मूल का व्यक्ति। तो आप देखोगे उन्होंने कहा कि खुद को क्या कीजिए, पॉलिटिकली इंपावर कीजिए, तब आपके साथ कोई अत्याचार
नहीं करेगा। तो पहला मैसेज क्या था गांधी जी का कि द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के महत्व को समझिए, अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, खुद शिक्षित होइए। दूसरा, पॉलिटिकली इंपावरमेंट, अगर आप उस देश में रहना चाहते हैं, आपके साथ कोई अत्याचार ना करे, तो आपको क्या होगा, पॉलिटिकली आपको मजबूत बनना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला पॉलिटिकली इंपावरमेंट करो। और तीसरा था स्टेइंग कनेक्टेड विथ द इंडिया, यानी कि उन्होंने कहा कि आप भले ही मॉरिशस में रह रहे हैं, लेकिन जो हमारा होम है यानी कि इंडिया है, उसके साथ अपने कनेक्शन को कभी मत छोड़ो। भले ही आप बिहार से गए हैं, यूपी से गए हैं, पौंडीचेरी से गए हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को उनका शिक्षा दो कि हाँ, हम जिस देश से आए हैं उस देश का नाम क्या है, उसका कल्चर क्या है। अपनी भाषा को मत छोड़ो, अपने कल्चर को मत छोड़ो, यानी कि अपनी जो जड़ है उसको आपको पहचानने की आवश्यकता है। और आप देखोगे ये 3 मैसेज जो है गांधी जी ने तब दिया था जब वो साउथ अफ्रीका से कहां जा रहे थे, भारत। 1901 की घटना है। और आप देखोगे इसीलिए जब आजादी होती है किसकी, मॉरिशस की, तो उन्होंने जो है अपना जो नेशनल डे है वो कब वो सेलिब्रेट करते हैं, 12 मार्च को। और किसी ने भी अगर थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़ा होगा तो उनको पता है कि 12 मार्च जो है इतिहास में दांडी मार्च के नाम से क्या है, फेमस है। तो आप देखिएगा कि ये वही दिन था जब महात्मा गांधी ने क्या किया था, अपने दांडी मार्च का शुरुआत। तो आप देखोगे कि दांडी मार्च को याद करने के लिए, जिन्होंने भारतीयों में जो है आजादी की अलख हम लोग कहते हैं ना जगाई थी, उसको याद करने के लिए आप देखोगे कि मॉरिशस ने जो है गांधी जी के सम्मान में दांडी जो मार्च हुआ था उनके द्वारा, है ना, जब उसकी शुरुआत हुई थी उसको उन्होंने क्या रखा, अपना नेशनल डे। तो याद रखिएगा कि ठीक है ना, द डेट ऑफ महात्मा गांधी दांडी मार्च। तो 12 मार्च जो ठीक है, जो क्या है, मॉरिशस का नेशनल डे है, वो महात्मा गांधी के सम्मान पर ही वहां पर रखा गया है। तो ये बताता है कि वहां पर जो इंडियन बस गए, आज भी वो अपनी धरती से क्या है, कनेक्टेड हैं, अपनी संस्कृति से कनेक्टेड हैं। इसीलिए वहां पर आप भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुरी जी बोली जाती है। हम अपनी भोजपुरी को शायद भूलते जा रहे हैं, लेकिन मॉरिशस के वहां पर जो भारतीय हैं वो वहां पर भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं। छठ पूजा वहां पर भी बनाई जाती है। और वहां के जो आप देखोगे लोग अपने गांव को देखने के लिए आते हैं, बिहार यूपी से जो लोग जाकर के वहां बसे हुए हैं, उन्होंने अपने कल्चर को क्या कर रखा है, वहां पर संजो करके रखा है। हिंदी बोली जाती है अच्छी खासी मात्रा में वहां पर, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान, सारे त्योहार जो एक नॉर्थ इंडियन मनाते हैं वहां पर मनाए जाते हैं, ठीक है ना, ये चीजें। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। हमें समझना है कि क्या वो ऐसी चीजें हैं जो मॉरिशस के साथ भारत के रिलेशनशिप को क्या करती हैं, मजबूत बनाए हुए हैं। अगर वो अपनी संस्कृति भूल जाते हैं, अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, ऑब्वियसली वो भी जो है इन्फ्लुएंस में आते किसी दूसरे देश की और भारत के खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे कि मॉरिशस में किसी का भी शासन हो, भारत के खिलाफ वो कोई भी कदम नहीं उठाता, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा जो जड़ है वो किस देश से है, तो भारत देश से है। ओके, ये चीजें। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये तो थी कि हाँ कैसे मॉरिशस में भारतीयों का वहां पर आगमन हुआ। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया मॉरिशस टाई, तो भारत और मॉरिशस एक देश के बीच में दोनों के संबंध कैसे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि भारत जो है, जब मॉरिशस जो है ब्रिटिश कॉलोनी था, उस समय भी अगर आप देखोगे कि आजादी के बाद हमने मॉरिशस के साथ क्या बनाए थे, अपने डिप्लोमेटिक टाइज। मतलब आजादी के बाद 1947 की आजादी के बाद आप देखोगे कुछ ऐसे देश जिसके साथ भारत ने क्या किया, आजादी के साथ ही अपने डिप्लोमेटिक टाइज, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप क्या किए, एस्टेब्लिश किए। उसमें से एक देश कौन है, मॉरिशस। यानी कि 1948 में अगर आप देखोगे तो भारत और मॉरिशस के बीच में क्या है, डिप्लोमेटिक टाइज जो है शुरू हो चुके थे। डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप था, यानी कि जो राजनीतिक संबंध थे, वो क्या हो गए थे, शुरू हो चुके थे। और जब आजादी मिली है किसको, मॉरिशस को, जब ब्रिटिश कॉलोनी के रूप से उसको आजादी मिली, भारत ने इसका समर्थन किया था। आजादी के बाद से ही हम हमेशा लगातार आप देखोगे जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनके इंडिपेंडेंस को लेकर के भारत हमेशा उनका समर्थन कर रहा था। चाहे वो अफ्रीका के देश हो, चाहे एशिया के अन्य देश जो अभी आजाद नहीं हुए थे, हमने उनकी आजादी के लिए क्या किया था, बहुत बड़ा मांग रखा था। यूएन तक में हमने क्या किया, बहुत सारे मुद्दे इसे उठाए थे। तो
1968 में मिलता है क्या आजादी, किसको? मॉरिशस को, ब्रिटिश कॉलोनी से। और आप देखोगे कि इस आजादी में भी भारत का कहीं ना कहीं क्या है, एक वैचारिक योगदान है। तो एक तो भारत ने पूरी दुनिया में उसके आजादी को सपोर्ट किया, डिप्लोमेटिक टाइज था, हम उसके पीछे खड़े थे। और वहां के जो नेता जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी मॉरिशस में, वो कहीं ना कहीं भारत के नेताओं से क्या थे, प्रभावित थे। कैसे, हम लोग आगे चल करके देखेंगे, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि 1968 के बाद से यहां पर कहा भी जा रहा है कि जो भी पार्टियां वहां पर शासन किया, चाहे वहां पर कोई भी पार्टी आई हो, ठीक है ना, उसका जो है आप देखोगे कि उन्होंने भारत के साथ क्या किया, अपना संबंध बनाए रखा। अगर आप देखोगे 1968 के बाद से मॉरिशस में दो जो परिवार हैं उनका क्या रहा है, शासन रहा है, ठीक है ना। एक जो आप देखोगे फैमिली है, उसको हम लोग बोलते हैं राम गुलाम, है ना, फैमिली, राम गुलाम फैमिली। और राम गुलाम फैमिली के जो पहले जो मेंबर आप कह सकते हो, उनका नाम था शिव सागर राम गुलाम, है ना। क्या नाम था उनका? शिव सागर राम गुलाम। जो अभी के वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या है, नवीन राम गुलाम, ठीक है ना, नवीन राम गुलाम। और उनके पिता का नाम क्या था, शिव सागर राम गुलाम। जैसे हमारे लिए महात्मा गांधी हैं, उसी तरीके से मॉरिशस के लिए जो सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर हैं वो कौन है, तो शिव सागर राम गुलाम। उन्होंने जो ब्रिटिश की आजादी के लिए जो आंदोलन हो रहे थे, जो स्ट्रगल हो रहा था, उसको उन्होंने क्या किया था, उसको लीड किया था, उसकी अगुवाई की थी। और इसलिए वहां के बहुत ही सम्मानित नेता हैं, कौन, शिव सागर राम गुलाम। तो मैं क्या कह रहा था कि 1968 के बाद से जो अधिकतर शासन हुआ है मॉरिशस में, वो दो फैमिली के द्वारा किया गया है। एक फैमिली कौन है, राम गुलाम फैमिली, और दूसरी फैमिली है जिसको हम बोलते हैं जुगनौथ फैमिली। याद रखिएगा, कौन से, जुगनौथ। और जुगनौथ फैमिली में भी अगर आप देखोगे तो अनिरुद्ध जुगनौथ और उनके बेटे प्रविंद जुगनौथ, इन्हीं लोगों ने क्या किया है, 1968 के बाद से शासन किया है। तो दो फैमिली याद रखिएगा, कौन कौन, राम गुलाम फैमिली और दूसरा क्या है, जुगनौथ फैमिली। उसी के द्वारा वहां पर पॉलिटिकली वो डोमिनेटेड है। और शिव सागर राम गुलाम जो वहां के पहले प्रधानमंत्री बने, अब उनके बेटे क्या हैं, वहां के प्रधानमंत्री हैं। और आप देखोगे कि है ना, और आप देखोगे कि इसके अलावा जो जुगनौथ फैमिली है, उस समय आप देखोगे अनिरुद्ध जुगनौथ पहले, और अभी जो है सबसे बड़े जो अपोजिशन लीडर हैं वो कौन है ना, प्रवीण जुगनौथ। इन्हीं लोगों ने क्या किया है, शासन किया है, किसमें, मॉरिशस में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों की दोनों फैमिली की जड़ कहां पर है, भारत। ये भारतीय हैं जो वहां पर जाकर के क्या हो गए थे, बस गए थे। और चाहे जुगनौथ फैमिली का शासन हो, चाहे राम गुलाम फैमिली का शासन हो, दोनों फैमिली के शासन में आप देखोगे उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को क्या किया, मजबूत किया है, क्योंकि उनकी जड़ें भारत में मिलती हैं। तो यही मैं कह रहा था कि 1968 के बाद से जिस पार्टी का भी वहां पर शासन आया, उसने भारत के साथ संबंधों को क्या किया, मजबूती दी, उसको आगे बढ़ाया है। ओके, तो ये समझना आपको बहुत ही जरूरी है। तो मैंने क्या कहा कि जो नवीन राम गुलाम, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर हैं किसके, मॉरिशस के, उनके पिता का नाम क्या है, शिव सागर राम गुलाम। और शिव सागर जो राम गुलाम थे, वो सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं किसके, मॉरिशस के। और थोड़ा सा अगर आप देखोगे शिव सागर राम गुलाम की अगर आप हिस्ट्री देखोगे, तो ये वो लीडर हैं जिन्होंने महात्मा गांधी से लेकर के, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक के लिए क्या किया है, काम किया है। आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से पीपुल टाई और हमारी हिस्ट्री जो है मॉरिशस के साथ क्या है, मिली हुई है। तो अगर आप राम गुलाम की बात करेंगे, नवीन राम गुलाम के पिता है ना, शिव सागर राम गुलाम, है ना, शिव सागर राम गुलाम। तो जो शिव सागर राम गुलाम, जो कि वहां के फ्रीडम, सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर, आप राष्ट्रपिता कह सकते हो उनको मॉरिशस का, उन्होंने जो है वैचारिक जो है उनका जो पोषण है वो कहां से हो रहा है, भारत के नेताओं से। तो कहा जाता है कि ही वर्क क्लोजली विथ मैनी इंडियन फ्रीडम फाइटर इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, और यहां से सबसे बड़े आप देखोगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जो उनकी सेना थी, उसमें इन्होंने क्या किया था, काम किया था। और यहां तक ही नहीं, आप देखोगे कि जो बुक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, है ना, द इंडियन स्ट्रगल 1934 की क्या है, बुक है,
उसके जो प्रूफ रीडर थे वो कौन थे? शिव सागर रामगुलाम। तो आप समझ सकते हैं कि मॉरिशस के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर लीडर, जो उनको हम मॉरिशस का महापिता, राष्ट्रपिता कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं, उन्होंने भारत का जब स्ट्रगल हो रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, उसमें भारत का साथ दिया था। वहां से उन्होंने भारत से सीखा था। उन्होंने महात्मा गांधी से लेकर के, नेहरू जी से लेकर के, और सबसे इंपॉर्टेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने क्या किया था? काम किया था। और इसीलिए आप देखोगे भारत की आजादी के बाद जब मॉरिशस में आजादी की लड़ाई शुरू होती है ना, तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो भारत है उसके पीछे खड़ा हो जाता है। तो और आगे चल करके 1968 में उनको आजादी मिल जाती है। तो ये बताता है कि हमारा जो हिस्ट्री है वो एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है, और जो हमारा फ्यूचर भी है वो भी एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको कि मैंने आपको यहां पर क्लियर किया है। तो ये तो था भारत का टाई किसके साथ, भारत का रिलेशनशिप किसके साथ? मॉरिशस के साथ। हमने हिस्ट्री देखा, कैसे भारतीय वहां पर जाकर के बसते हैं। हमने आजादी के दौरान किस तरीके से वहां के जो सबसे बड़े लीडर थे उनका जो भारत के नेताओं के साथ रिलेशनशिप था उसको देखा। और इसी कारण आप देखोगे कि वहां पर जो फैमिली का भी शासन है वो भारत के प्रति काफी नरम रुख रखती है, काफी अच्छा हमारा क्या है उनके साथ रिलेशनशिप है। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें और प्रेजेंट की बात करें तो हम देख लेते हैं कि अब भारत और मॉरिशस के टाइज जो है, रिलेशनशिप जो है, आज के टाइम में कैसे हैं। ठीक है, तो इसको भी हमें समझना बहुत ही जरूरी। हमने पास्ट देख लिया है ना, हमने जो उसके बाद की बातें कर ली, अब जो है थोड़ा हम लोग अभी की बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। वहां के जो पीपल्स हैं वो भारत के प्रति उनका जो रुख है वो काफी क्या है? सम्मानजनक है। क्या बोला जा रहा है कि आप देखोगे कि वहां पर जो बोली भाषा जो यूज होती है, लैंग्वेज जो बोली जाती है, वहां पर आप देखोगे कि 50% के करीब जो लोग हैं वो भोजपुरी बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं? भोजपुरी। वहां की आबादी का 50% आदमी क्या बोलते हैं? भोजपुरी। क्योंकि वो बिहार और उत्तर प्रदेश से गए हैं और आज भी वो क्या करते हैं? भोजपुरी का वहां पर इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली भारत की छवि वहां पर काफी अच्छी है। इसके अलावा आप देखोगे वहां के कुछ प्रतिशत आबादी जो है वो तमिल बोलती है ना। कुछ प्रतिशत आबादी तेलुगु बोलती है, जो दक्षिण भारतीय से वहां पर गए थे, है ना। तो आप देखोगे तमिल, तेलुगु, मराठी स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो भी वहां पर क्या है। तो 50% तो वहां की जो आबादी वो क्या बोल रही है? भोजपुरी। इसके अलावा आप देखोगे और इंडियन लैंग्वेज बोलने वाले छोटी छोटी कम्युनिटी भी वहां पर है जो तमिल, तेलुगु और मराठी बोलती है। इसके अलावा कम ही सही, लेकिन अगर आप देखोगे कि वहां पर जो वहां के जो मूल लोग थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कुछ फ्रेंच थे या फिर जो अफ्रीकन कम्युनिटी के लोग थे, वो भी वहां पर क्या है? मिलते हैं, लेकिन उनकी आबादी क्या है? काफी कम है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। और इसीलिए आप देखोगे कि मॉरिशस को जो है मिनी भारत भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी भारत। क्योंकि भाषा आप समझ रही है क्या बोला जा रहा है? भोजपुरी, तेलुगु, तमिल, मराठी, इस तरह की भाषा वहां पर बोली जा रही है। और इसलिए आप देखोगे कि हम लोग मॉरिशस को क्या बोलते हैं? स्मॉल इंडिया या फिर मिनी इंडिया। अब देखिए, ये हमारे लिए प्रॉफिट तो है, हमारे लिए अच्छा तो है, लेकिन कुछ हमारे इसके साथ हमारा कुछ चुनौती भी जुड़ा हुआ है। इसको भी हमको समझते जाना है। आज के अगर हम टाई की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट हमारा क्या है? काफी अच्छा है। वहां पर बोले जाने वाली भाषा, वहां पर रहने वाले लोग क्या है? इंडियन कम्युनिटी के हैं, ठीक है ना, इंडियन ओरिजिन के कह सकते हैं, वो हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वहां पर थोड़ा ही सही, लेकिन आप देखोगे अदर कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, वहां का 2% जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच पॉपुलेशन है। लेकिन जो फ्रेंच पॉपुलेशन वो काफी क्या है? अमीर है, वेल्दी पॉपुलेशन माना जाता है। क्योंकि आज भी ये जो 2% पॉपुलेशन है जो कि फ्रेंच पॉपुलेशन है, यानी कि उनका ओरिजिन क्या है? फ्रेंच ओरिजिन है, क्योंकि पहले मॉरिशस क्या था? फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था। आबादी उनकी जरूर 2% के आसपास है, लेकिन अगर हम वेल्थ के मामले में देखें तो ये बहुत ही वेल्दी क्या है? कम्युनिटी है। यानी कि आज के टाइम में मॉरिशस के जितने भी लार्ज शुगर प्लांटेशन है, शुगर प्लांटेशन वो किसके पास है? तो इसी 2% पॉपुलेशन के पास है, इसी 2% पॉपुलेशन के पास है। अगर हम देखें कि बैंकिंग सेक्टर में देखें, फाइनेंशियल सेक्टर में देखें, या फिर अदर सेक्टर में भी देखें, तो इनके पास अच्छा खासा क्या है? इन शेयर ये रखे हुए हैं। मतलब वहां की जो भी
जो 2% कम्युनिटी, जो फ्रेंच कम्युनिटी है, काफी अमीर है और उनके पास देश के काफी ज्यादा रिसोर्सेस हैं। और भारत को ये प्रयास करना पड़ता है कि जो इंडियन लैंग्वेज बोलने वाला जो क्या है वहां पर पॉपुलेशन है, इंडियन ओरिजिन का पॉपुलेशन, उसके साथ तो हमारे संबंध ठीक हैं, लेकिन हमें अपने संबंधों को इन 2% लोगों के साथ भी क्या करना है, बना करके रखना है, क्योंकि ये वहां पर बिजनेस को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। और यहां पर जो है आप देखोगे कि इनके साथ हमें अपना रिलेशनशिप बना करके रखना बहुत जरूरी है। उनको ये ना लगे कि भारत सिर्फ जो इंडियन लैंग्वेज जो बोलने वाले लोग हैं या फिर इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उन्हीं को महत्व देता है, बाकी लोगों को महत्व नहीं देता। तो भारत को यहाँ पर जो है क्या करना है, देखभाल करके चलना है, क्योंकि इनको हम छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते, और ऑब्वियसली भारत ने उनको नहीं छोड़ा है। तो एक चीज तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो चलिए, इसके अलावा आप देखोगे कि भारत जो है लगातार जो मॉरिशस के डेवलपमेंट के लिए भारत ने क्या किया है, लगातार प्रयास किए हैं, लगातार क्या किए हैं, प्रयास किए हैं। तो आप अगर देखोगे तो जो इंडियन लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन है या फिर इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, भारत ने उनके लिए घर बनाया, उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाए, छात्रों को भारत में क्या मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलता है। भारत ने आप देखोगे कि 1976 में ही, 1976 बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, 1976 में आप भारत ने क्या बनाया था वहां पर, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, है ना, जो कि क्या करता है, जो इंडियन लैंग्वेज है उसको प्रमोट और इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है ना, इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1976 में ही भारत ने क्या किया था, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट वहां पर बनाया, एस्टेब्लिश किया, जो कि क्या करता है, मॉरिशस में इंडियन लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आप देखोगे कि भारत ने जहां पर भी इंडियन ओरिजिन के लोग बसे हुए हैं वहां पर भारत क्या करता है, अपना कल्चरल सेंटर खोलता है। और मॉरिशस में जो भारत का कल्चरल सेंटर है वो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल सेंटर है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आप देखोगे कि पूरी दुनिया में हिंदी को प्रमोट करने के लिए जो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट है वो भी कहां पर मौजूद है, तो कहां पर मौजूद है, मॉरिशस में। तो ये सारी बातें जो है आप देखोगे, ध्यान में रखोगे, और भारत ने कहीं ना कहीं इनमें क्या की है, काफी अहम भूमिका निभाई है। ये सारी बातें बताती है कि भारत और मॉरिशस के बीच में पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट, जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट है वो क्या है, डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट है वो क्या है, काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बिजनेस की बात करें, क्यों जरूरी है मॉरिशस भारत के लिए, तो ऑब्वियसली बिजनेस एज यूजुअल, है ना। क्या कहा जा रहा है कि अगर देखा जाए तो इंडिया और मॉरिशस का जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार क्या है, बढ़ता जा रहा है। छोटा सा देश है लेकिन उसके साथ हमारा व्यापार क्या है, काफी अच्छा है। और आप देखोगे कि 2022-23 का डेटा यहां पर दिया हुआ है, और दोनों देशों के बीच में $554 मिलियन का क्या हुआ है, व्यापार 22-23 में हुआ। तो ये एक छोटे से देश के लिए क्या है, जो व्यापार है उसके लिए क्या है, काफी अच्छा हम अमाउंट जो है मान सकते हैं। तो दोनों के बीच में व्यापार काफी इंपॉर्टेंट तरीके से बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मॉरिशस है वो किसका सदस्य है, अफ्रीकन यूनियन का मेंबर है, अफ्रीकन यूनियन का मेंबर है। यानी कि मॉरिशस के थ्रू आराम से भारत क्या कर सकता है, अफ्रीकन यूनियन के दूसरे देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा मॉरिशस के साथ क्या है, संबंध बहुत अच्छा है, और अफ्रीकन यूनियन में भारत के पक्ष में कोई बात रखनी होगी, भारत की बात को रखनी होगी, तो ऑब्वियसली भारत किसके थ्रू रखवाएगा, वैसे देशों के थ्रू रखवाएगा जो भारत के क्या है, वहां पर फ्रेंड कंट्री है। तो मॉरिशस हमारा दोस्त है, और आप देखोगे अफ्रीकन यूनियन में भारत के बातों को रखने में, भारत के एजेंडे को सपोर्ट करने में आप देखोगे मॉरिशस एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है ना, तो मॉरिशस का क्या है, इंपॉर्टेंस आपको यहां पर दिख जाता है। यहां पर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, आप देखो क्या है कि मॉरिशस इज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो सिंगापुर के बाद, आफ्टर सिंगापुर से सबसे ज्यादा जो है एफडीआई भारत आई फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। और उसके बाद जो सेकेंड नंबर पर जो कंट्री है वो कौन है, तो मॉरिशस। आप समझ सकते हैं कि मॉरिशस कितना ज्यादा, मॉरिशस के लोग
जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो कितना ज्यादा भारत में आकर के क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लोग पढ़े थे कि इंडियन जो डायस्पोरा है उसका महत्व क्या है। तो महत्व क्या है, बिजनेस, जो भारतीय बाहर रह रहे हैं वो भारत में आकर के क्या करते हैं, भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि सिंगापुर के बाद जो आप देखोगे कि जो आपका क्या है, जो मॉरिशस है वो सेकेंड लार्जेस्ट एफडीआई लेकर के आया है भारत में इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है वो भारत में आकर के, ठीक है ना, ये चीजें। और आप देखोगे कि भारत और मॉरिशस के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ कब, 2021 में। आप इसको बोल सकते हैं ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर बोल सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। किसके बीच में है, भारत और मॉरिशस के बीच में है। और मॉरिशस आप देखोगे कि पहला अफ्रीकन कंट्री था, पहला अफ्रीकन कंट्री था जिसके साथ भारत ने क्या किया, कोई ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भारत और मॉरिशस के बीच में 2021 में क्या साइन हुआ था, एक ट्रेड एग्रीमेंट, फर्स्ट हम बोल सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये मॉरिशस पहला अफ्रीकन कंट्री है जिसके साथ भारत ने क्या किया है, कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको कि आपको मॉरिशस के बारे में ध्यान में रखना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस की अगर आप बात करो, प्री की अगर बात करो, सभी में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने डिटेल में सारी बातें आपको बताई हैं, आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट की बात हो गई, डिप्लोमेटिक टाइज की बात हो गई, बिजनेस की बात हो गई, इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस अगर है मॉरिशस का, तो भारत की मेरिटाइम सिक्योरिटी के लिए है। मैंने साफ साफ शुरू में ही कहा था कि अगर इंडियन ओशियन में भारत की जो रणनीति है, भारत की जो स्ट्रेटजी है, उसको अगर हमें फुलफिल करना है तो हमें मॉरिशस का साथ चाहिए। और अगर आप देखोगे तो मेरिटाइम सिक्योरिटी के लिए किस तरीके से मॉरिशस हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इससे पहले आप देखोगे जो पीएम थे 2015 में मॉरिशस की यात्रा पर गए थे, और उस समय आप देखोगे प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री थे उनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था। किसको लेकर के, एक द्वीप है वहां पर अगलेगा आइलैंड, उसको लेकर के। अब ये जो अगलेगा आइलैंड है इस पर भारत की नजर थी। भारत चाहता था कि भारत यहां पर एक एयर स्ट्रिप बनाए जिससे कि इंडियन नेवी के जहाज है ना, और वहां पर एक नेवी के जहाजों को रुकने के लिए और फाइटर प्लेन को रुकने के लिए क्या मिले, जगह मिले। तो आप देखोगे अगर हम मैप में देखते हैं, ठीक है ना, मैप में अगर हम देखते हैं तो ये है, आप देखोगे ये है मॉरिशस, और यहां पर है आप देखोगे अगलेगा आइलैंड। क्या है, अगलेगा आइलैंड। और इसको डेवलपमेंट के लिए जो है भारत और मॉरिशस के बीच में 2015 में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। और यहां पर आप देखोगे कि अगलेगा आइलैंड में भारत ने क्या किया, एक एयर स्ट्रिप का निर्माण किया। क्या किया है, एक एयर स्ट्रिप का निर्माण, यानी कि यहां पर भारत के जो फाइटर प्लेन वगैरह हैं, जो कार्गो प्लेन है, वो क्या हो सकते हैं, यहां पर उतर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, पोर्ट ऑफ अगलेगा। और इंडियन नेवी का आप देखोगे जो जहाज हैं, वॉरशिप हैं, वो भी यहां पर जा सकते हैं। और यहां पर एयर स्ट्रिप बनाने का मतलब क्या, कि भारत के जरूरत पड़ने पर फाइटर प्लेन वगैरह भी भारत यहां से क्या कर सकता है, उतार सकता है, और उसकी उड़ान भरी जा सकती है। इसी के आसपास हमने क्या लगा रखा है, रडार लगा रखा है, जिससे कि हम क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं यहां से आने जाने वाले क्या, शिप को। तो चाइनीज शिप जो यहां पर घूम रहे हैं उन पर नजर हम कर हमें रखनी है, तो ये रडार क्या करते हैं, भारत की मदद करते हैं। तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीन का जिस तरीके से इस क्षेत्र में आना जाना बढ़ा है, और अगर हमें क्या करना है उस क्षेत्र को, है ना, अगर उस पर नजर रखनी है, ऑब्वियसली हमें मॉरिशस जैसे देशों के साथ, है ना, मालदीव जैसे देशों के साथ, मेडागास्कर जैसे देशों के साथ हमें क्या करना है, अपने संबंध को बना करके रखना है। बात समझ में आ रहा है। तो आप देखोगे कि अगलेगा आइलैंड का बहुत ही अच्छे तरीके से भारत क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो एक तो है कि जो अगलेगा आइलैंड है उसका जो लोकेशन है वो भारत को सूट करता है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो है मॉरिशस के नॉर्थ में 1100 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर हम भारत के देखें तो भारत का जो साउदर्न कोस्ट है उसे क्या है, काफी नजदीक। और इसीलिए इसीलिए अगर आप देखोगे कि अगर हम क्या करते हैं, अगर भारत यहाँ पर अपने रडार लगाता है, भारत अगर अपने क्या करता है यहाँ पर एयर स्ट्रिप बना रहा है, तो ये भारत की सुरक्षा के लिए क्या है, काफी जरूरी।
तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आप देखोगे भारत जो है, जो इंडियन ओशियन में जो चैलेंजेस हैं उस पर चर्चा करने के लिए क्या करता है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव नाम से क्या होता है, कॉन्क्लेव होती है, बैठक होती है, जिसमें आप देखोगे कि इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश जैसे जो इंपॉर्टेंट देश हैं वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और आप देखोगे मॉरिशस क्या है, इसका भाग है। तो इन देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए और अपनी स्ट्रेटजी को पूरा करने के लिए इन देशों के साथ हमें मिलकर के काम करना है। तो भारत आप देखोगे कि हमेशा जो है इंडियन ओशियन का किस तरीके से पीसफुल यूज हो सके, उनके चैलेंजेस को दूर करने के लिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव होता है, जिसका पार्ट है कौन, मॉरिशस भी। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉरिशस है और मॉरिशस के साथ जो हमारे संबंध हैं वो ऑलरेडी क्या है, काफी अच्छे तो हैं ही, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो इंडियन ओशियन में भारत की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है और चीन को टक्कर देने की भारत की जो मंशा है उसको फुलफिल करने में मॉरिशस के साथ हमारा संबंध बहुत ही जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे जो मॉरिशस छोटा देश जरूर है, लेकिन इसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। और हम क्या कर सकते हैं, उसका भी हमको क्या करना है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है आप देखोगे 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, किसका, मॉरिशस का। और अगर मॉरिशस के आसपास जो उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं हम क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर संबंध अच्छे होंगे तो हम क्या करेंगे उसके साथ, तो हम उसके नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि वो छोटा देश है, हमें लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज की क्या है, जरूरत है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है मॉरिशस का वो काफी बड़ा है और हमें जो है इसकी क्या है, आवश्यकता। इसके अलावा आप देखोगे इंडियन शिप वगैरह जो है सर्वे वगैरह आसपास करते रहते हैं, ये भी बताता है किस तरीके से भारत की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए मॉरिशस क्या है, की आवश्यकता है, मॉरिशस की जरूरत है। तो ये था भारत और मॉरिशस के बीच में जो संबंध है उसको लेकर के एक डिटेल डिस्कशन। तो सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने यहां पर खोल करके आपके सामने रख दिए हैं। मॉरिशस के पास्ट से लेकर के, हिस्ट्री से लेकर के पूरा अभी तक का सारा जो हमारा संबंध है उसकी हमने चर्चा कर ली है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको क्या करेंगे आप लोग, रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। पीडीएफ जो है मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको एक नोट्स मिल जाए। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरह के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।